नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं नैनिका घोष चौधरी जी, जो कथक आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ कोरियोग्राफर हैं, टीचर भी हैं और निनाद फाउंडेशन के नाम से उनकी अपनी एक संस्था भी है, जिसके जरिए वो कला संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। नैनिका जी बंगाल की रहने वाली है और अभी वो गुड़गांव दिल्ली में रह रही है। उन्होंने लखनऊ घराने का कथक सीखा है, बहुत प्रतिष्ठित गुरुजनों के माध्यम से। आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे नैनिका जी के साथ। नैनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे याद किया और यहाँ पे आज आमंत्रण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने बारे में बताइए कि कैसे कथक की तरफ रुझान हुआ, क्या बैकग्राउंड था, स्कूलिंग कहाँ से थी, कैसे? जी, कथक का मैं बचपन से सीखना शुरू की है कथक, तो लगभग 3-4 साल की उम्र से। तो ये माता पिता पेरेंट्स की ही मतलब इंस्पिरेशन से मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डांस करूं। तो स्कूल में नॉर्मल मैं एडमिशन लिए है और मेरे जो फर्स्ट टीचर गुरु थे, उन्होंने मुझे अपने घर पे आके खुद ही मतलब उनका अपना ही इंटरेस्ट था कि उनको घर पे आके मैं सिखाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर वो टैलेंट देखे थे शायद। तो मेरे फर्स्ट गुरु जी पंडित जयप्रकाश मित्र जी। फिर मैंने कुछ साल उनके पास सीखने के बाद मैं कलकत्ता में पंडित विजय शंकर जी पदातिक डांस स्टूडियो सीखना शुरू की है। और फिर बचपन से मैंने राज्य से मेरे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है और लगातार मैं उनसे ही तालीम प्राप्त किए है। और फिर बीच बीच में बहुत सारे रिनाउंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है, तो उन लोगों से भी मैंने वर्कशॉप किए हैं और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो बस ऐसे ही चलता रहा है। और मैं ऐसे एजुकेशन वाइज मैं मास्टर्स किए हैं लिटरेचर में और डांस, दोनों विधाओं में मैं मास्टर्स किए हैं और मेरी PhD की तैयारी अभी चल रही है, शुरू करने वाली हूँ। तो ऐसे और उसके बाद यात्रा जैसे शुरू हो जाती है कला विधाओं में, बस उसको चलते रहना है बस, और कुछ नहीं। तो लखनऊ घराने का कथक में क्या खास बात है जो आपको अच्छी लगी, जिसको आप आगे बढ़ा रही? जी, लखनऊ घराना स्पेशली मैं बचपन से मेरे गुरु सारी लखनऊ घराने की ही रही है, तो मैं भी लखनऊ घराने में ही ढल गई हूँ, उसी घराने के अंदर में। महाराज जी स्वयं ही लखनऊ घराने की जो है जो है हम लोग बोलते हैं। तो लखनऊ घराने की जो खासियत है मैं बोलूंगी, इसका बहुत ही नजाकत, जो सॉफ्टनेस है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ही खूबसूरत एक अंग इसका है, जो अंग है मूवमेंट्स होता है इसका बहुत ही खूबसूरत है अंग। और उसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कथक का जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स, जैसे कि फुटवर्क होते हैं, चक्कर होते हैं, या आपका मतलब और कुछ भी ले लीजिए, ताल लयकारी, जो लय और ताल की जो पूरा जो इसका एक डिविजन है, हम लोग जो सीखते हैं लयकारी दिखाते हैं। तो उसमें तो महाराज जी तो बादशाह है, लय का बादशाह बोला जाता है उनको। तो उनके पिताजी पंडित दक्षिण महाराज जी, वो भी सारी मतलब उन्हीं लोग थे, सभी लोग। तो सारी दिशाओं में, सारे एस्पेक्ट में लखनऊ घराने बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कथक में। जी, आपने उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम मंचों पर प्रदर्शन किया है, कुछ यादगार कोई ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें हम लोगों के साथ? जी, महाराज जी के साथ तो बचपन से ही समय बिताने का बहुत ही मौका मिला है मुझे, सीखने का, उनके साथ समय बिताने का। एक साथ जैसे कि बैठे हैं कभी हम लोग, तो उनका तो हर वक्त ही चलता है कि नाच को लेके ही कुछ चर्चा, फूलवानी बढ़न या ऐसे क्या हो सकता है, वो दिखाओ ऐसे हो रहा है, तो ये सब चलता है। तो मेरे जीवन में जो मैं बोलूंगी कि बहुत ही एक यादगार पल रहा है मेरे गुरु पंडित विजय शंकर जी। तो एक बार महाराज जी ने, मैं बहुत छोटी थी तब, विजय इसको मेरे पास भेज दो दिल्ली में, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जो टैलेंट है
तो मेरे पिता, मेरे गुरुजी, मतलब मैं गुरुजी बोलती थी, गुरुजी मेरे पिता की तरफ ऐसे देखे, तो बोले विजय भाई बाद में डिस्कस करती हूँ, मगर मेरे घर थोड़ा सा मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा जो बोलते हैं आपकी मतलब अपने अंदर ही है, मतलब ज्यादा ओपन अप ऐसे नहीं करते हैं, तो मेरे माँ से तो उन्होंने कभी ये परमिशन नहीं दिया कि बचपन में बहुत सारे लोग, या होता है कभी ग्रेजुएशन करने के लिए कथक केंद्र में भी सभी लोग आ जाते हैं, पर मुझे घर से परमिशन नहीं मिला कि हम कलकत्ता से आके दिल्ली में आके अकेले रह के सीख ले कथक। तो बस जो सीखा मैंने कलकत्ते में ही सीखा, महाराज जी तक जाते थे या मैं दिल्ली आती थी, या बहुत सारे गुरुओं का मुझे सीखने का मौका मिला। चित्रेश दास जी है, पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जयपुर का भी कुछ झलक मैंने उनसे सीखा है, और फिर चेतना जलांजी पदाती के बहुत सारे लोगों ने सीखा है। और तबला में भी आप ले सकते हैं कि पंडित शंकर घोष जी है, तो मेरा तालीम प्राप्त हुई है, और गाने में श्रीमती संयुक्ता घोष, तो उनसे भी मैंने गाना सीखा है। तो तमाम नृत्य नाटिकाएं भी कथक के माध्यम से मंचों पे आती हैं, कोई आपकी फेवरेट रही हो जिसका आपने मंचन किया हो? नृत्य नाटिका महाराज जी के साथ काम करती है, उनके निर्देशन में जो नृत्य नाटिका में मैंने काम की है, जैसे रूपमती राज बहादुर है, पर एक बहुत ही सुंदर उनका नृत्य, महाराज जी का तो बहुत सारे क्रिएशंस है। रूपमती राज बहादुर मैंने किए हैं, कथक की यात्रा में किए हैं, रोमियो जूलियट जो महाराज जी का कंपोजिशन, उसका एक बहुत ही सुंदर, उसमें कोरियोग्राफी में काम किए हैं। और पदातिक डांस सेंटर में मैं बहुत दिन रही हूँ, वहाँ पे सिखाई हूँ, फिर मैं रेगुलर डांस की, तो वहाँ पे मैं कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर के हिसाब से भी काम किए हैं। तो वहाँ पे राम कथा कहानी ये बोल के रामायण के ऊपर 2 घंटे 2.5 घंटे के बहुत ही लंबा सफर रहा है, तो वो सब पे काम किए है। और फिर अपना कोरियोग्राफी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने बहुत कुछ किए हैं, भारत में भी किए हैं, इंडिया में भी, अब्रॉड में ही किए हैं, वहाँ पे कोरियोग्राफी की है बाहर के स्टूडेंट्स में, वर्कशॉप के स्टूडेंट्स या क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरा जो खुद का एक फेवरेट, मेरा एक कोरियोग्राफी जो मैंने की थी, वो बहुत पहले, वो नाट्य शास्त्र के ऊपर। हम लोग जितना भी जानते हैं नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वो भी जैसे कि क्लासिकल डांस का एक ग्रामर माना जाता है, उसकी बेस उसके ऊपर आधार करके सारे नाट्य, मतलब पूरा ड्रामा डिविजन, नाट्य का पूरा रूप और नृत्य का भी पूरा रूप, सब कुछ वहां पे डिटेल्स में उसका वर्णन है। तो उसका एक अंक मतलब उसका पार्ट लेके, पोर्शन लेके मैंने उसका कोरियोग्राफी की थी, क्योंकि उसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे उसका मेरा भावना कि जैसे नाट्य शास्त्र में हम लोग डांस का 5 अंग उपांग जो है ना, तो वो उसके ऊपर हम लोग को कैसे काम करना पड़ता है, जैसे ग्रीवा, आपका नेक, चेस्ट, वेस्ट एंड गुरु, मतलब जो हम लोग इसको थाई बोलते हैं, और लास्ट पद, हस्त मुद्राएं, और उसके साथ आंखें। तो ये सब कुछ जो मिला के जो नाट्य शास्त्र में इसका जो वर्णन है, तो उसको कथक में कैसे हम लोग उसको दिखाते हैं, क्योंकि कथक बोलते हैं मोस्टली नाट्य शास्त्र को अनुसरण, मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं, ज्यादातर भरतनाट्यम, ओडिसी और बाकी सारे फॉर्म्स करते हैं। अगर कथक में कैसे इसका उपयोग हुआ है, इसका कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है, कथक के बोलवाणी के साथ, उसके फुटवर्क के साथ, उसका देखना, उसका मुड़ना, उसका सारे मूवमेंट्स, वो सब कुछ, वो मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था, तो उसमें मैंने काम की थी नाट्य शास्त्र के ऊपर। तो ये तो आपकी एक कथक की यात्रा रही आर्टिस्ट के रूप में। फिर इसके बाद जब आप पारिवारिक जीवन में प्रवेश करती हैं तो क्या रहा, शादी, विवाह और परिवार में? जी हाँ, शादी, बस बात तो ये है कि एक मतलब मिडिल क्लास, मतलब ये फैमिली में होता ही है कि शादी को तो होना है ऐसे, क्योंकि करियर ऑप्शन हिसाब से आप ले ले तो म्यूजिक एज अ डांस, क्योंकि जब मेरा शादी हुई थी तब मैं बोल सकते हैं मैं करियर की बहुत ही हायर लेवल में थी, मतलब एक बहुत प्रोग्राम कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, मतलब घर पे रहती कम, ज्यादातर बाहर घूमी रही थी, और बहुत टूर होती थी, मेरा क्लास एंड स्टूडेंट सब कुछ था। तो बस शादी होने के बाद मेरा कलकत्ता से मैंने बॉम्बे में शिफ्ट की थी, और फिर उसके बाद अभी दिल्ली में हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मेरा एक बेटा है 12 इयर्स की। तो बस फैमिली और करियर बैलेंस करना, ये
सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को अभी आज के दिन में सीखना चाहिए, क्योंकि फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, साथ साथ अपने काम के साथ साथ पैरेलली उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि कैसे, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब है तो ये बोला जाता है कि आर्टिस्ट का बहुत फ्री माइंड होता है। मतलब उनको कभी कोई मतलब किसी के अंदर आप उसको पकड़ के आप बंद करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली मेरा थॉट प्रोसेस में भी ना कभी कभी ऐसे होता है, और मुझे भी ये दिक्कत आती है कि घर का जो सब कुछ है, इधर उधर छोटी मोटी चीजें ये याद रखना या इसको करना कभी कभी मुश्किल लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप या मेरा ब्रिंगिंग अप जैसे हुआ, मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे, कभी मुझे घर की तरफ देखना ही नहीं पड़ा। पर अभी वो सब संभालना पड़ता है, तो पर फिर भी वो करना पड़ता है, और उसको लेके चलना वो मेरे लिए एक नया आप बोल सकते एक्सपीरियंस है। सीख रही हूँ मैं कैसे फैमिली और करियर को बैलेंस किया जाए। बैलेंस। आप कोरियोग्राफर हैं और तमाम बच्चों को सिखाती भी हैं डांस, तो युवा पीढ़ी को शास्त्रीय जो संगीत है, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए और क्या करियर है? जी, युवा पीढ़ी, हाँ वो बोला जा सकता है, क्योंकि अभी के जो जैसे दिन एक कोई भी सिटी में कहीं भी हो, मतलब मेट्रो सिटी हो या थोड़ा सा अर्बन सिटी हो, कुछ भी हो, क्लासिकल की तरफ लोगों का नजर थोड़ा सा मतलब अभी भी लिमिटेड है। अभी बॉलीवुड क्लास कुछ शुरू हो जाए या कुछ वेस्टर्न डांस शुरू हो जाए तो उसमें मतलब आप 1 महीने के अंदर आपका क्लास में भर जाएगा, भीड़ हो जाएगा पूरा। पर आप कहीं पे जाइए कि क्लासिकल में कुछ भी आप शुरू कीजिए तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा पूरा, जैसे बोलते हैं कि कौन आ रहे या रियली जो इंटरेस्टेड है, जिसका जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ सीखे, वो लोग ही सिर्फ आएंगे। मगर इसमें क्या है कि बाकी सारे विधाओं में तो बॉलीवुड इसमें तो कोई मतलब आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो डोंट नीड टू वेट, वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा इसके लिए। मगर इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, और मुझे लगता है कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप्स का या ग्रांट ये सब कुछ का बहुत ही मतलब है देने का, जो भी वो लोग देते हैं। तो एक मुझे लगता है कि आज के जो पेरेंट्स है, मतलब स्पेशली क्योंकि बच्चे जब सीखने आएंगे तब तो नहीं जानेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं, तो पेरेंट्स को अपने जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, उनकी तरफ थोड़ा सा जागरूकता रखना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हाँ सीखे, जरूर सीखे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं सीखे वेस्टर्न, पर थोड़ा इनकी तरफ भी थोड़ा सा इसका दृष्टि, इनका थोड़ा सा जो रुझान है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि वो मेरा कल्चर है, वो मेरे अंदर है, रूट है मेरा। तो वो रूट को आप जब लेना चाहते हो, वो सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ही वो जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर वो कैसे उसको कैसे ढाला जाए। तो जी, कोविड के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इनसे कितना लाभ हो रहा है और किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं? कोविड के दौरान तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही है सब कुछ, और हाँ सारी परिस्थितियों का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग सिर्फ सोचते थे कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होता है उन लोगों के लिए ही होता है, और फिर भी वो लोग उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे कि कैसे करूंगी, मतलब कैसे करना है, मतलब 1-2 महीने कंटिन्यू करने के बाद वो हो जाते। पर अभी कोई चारा तो है नहीं, अब घर के पास के स्टूडेंट जो भी है वो भी ऑनलाइन कर रहे। तो इसके लिए मेरे एक्सपीरियंस में जो हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी बोल रहे हैं मैम अभी नॉर्मल ही हो जाए, इसके बाद भी ऑनलाइन कंटिन्यू करना है, क्योंकि जाने आने का जो टाइम है वो बच रहा है, आपको पेट्रोल बच रहा है, आपका जाने मम्मी पापा को पिकअप करना, ड्रॉप करना, ये छोड़ना, ये सब कुछ बंद हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लास एक तरफ से मैं बोलूंगी इस हिसाब से अच्छा है। पर ऑनलाइन का एक ही जो प्रॉब्लम है, म्यूजिक में या गाने में या इंस्ट्रूमेंट में फिर भी होता है, पर डांस में जो होता है ना, एक वो ऑर्गेनिक जो सिस्टम है, मतलब आप जब तक उसका मूवमेंट्स नहीं देख रहे सामने से, वो क्या कर रहे, गलती कर रहे या क्या, पैर में क्या करे, कहाँ देख रहे, वो सब कुछ जब आप उसको हाथ पकड़ के ठीक नहीं कर रहे, तो उसमें आपके एज ए टीचर आपके वो अंदर वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगा, और सच में स्टूडेंट्स भी नहीं समझेंगे, तो वो भाव नहीं आ पाता। जी, और तो इसमें एक सुविधा भी है, असुविधा भी है, तो वो बैलेंस करके मुझे लगता है कि अभी तो हालत के शिकार है हम लोग, तो करना ही पड़ेगा ऑनलाइन, बात नहीं है। अच्छा, इन तमाम स्थितियों
चैलेंज भी स्वीकार किए, हेल्थ इशू भी आपके साथ रहे, कैसे उसको आपने हैंडल किया? जी, और एक बार बताइए। जो हेल्थ इशू आपके साथ शुरू हुआ, जी, उसको आपने कैसे फेस किया और क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं? आपको तो मतलब आपसे उस दिन बात हुई थी तभी बताए थे आपको। जी, मैं तो अभी कैंसर के थ्रू जा रही हूँ, तो 2019 से मेरा डिटेक्शन हुआ है और ये बहुत ही सडनली डिटेक्शन ऐसे जैसे होता है। उसके 15 दिन पहले मैं पूरा परफॉर्मेंस करके आई थी। तो बस उसके बाद मेरा केमोथेरेपी का सेशन पूरा शुरू हुआ है। कम से कम लगभग आपका 8-9 महीना मेरा केमोथेरेपी का सेशन चला है। और फिर धीरे धीरे मतलब और एक सुविधा भी हुई है कि मैं केमोथेरेपी मेरा चल रही थी, पर उसके अंदर मैं ऑनलाइन इसमें बहुत काम किए हैं। तो इसमें अच्छा। तो इसमें परफॉर्मेंस का काम और इंटरेक्शन का काम बहुत सारे किए हैं। और नृत्य तो हमेशा मेरे साथ ही रहा है। तो चाहे ना बॉडी फिजिकली उसको ना कर पाऊं, पर उसको मैं उसका मनन और चिंतन तो हमेशा मेरे अंदर ही चल रहा था। तो शायद इसके लिए कुछ मेरा सुविधा हुआ है। तो ठीक मैं ठीक होने के रास्ते में हूँ, पर अभी भी पता नहीं कैसे क्या होगा। और जो भी है मुझे सुन रहे हैं या देखेंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि कैंसर तो डेफिनेटली एक बहुत ही मतलब उसको बहुत ही मतलब वो नाम सुनते ही लोगों का मन मतलब ऐसे ये विचलित हो जाते हैं। पर डरावना है, पर मेरा भी कंडीशन बहुत ही कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही एडवांस स्टेज में मेरा रिएक्शन हुआ था। तो पर हिम्मत नहीं हारना है, दैट इज द मेन थिंग। हिम्मत नहीं हारना है, बहुत स्ट्रांग रहना है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। इसमें फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। उन लोग का पास रहना, उनका जो डिस्कशन होता है या उनका जो मतलब क्या बताओ कि सब कुछ एक एम्बियंस पूरा एनवायरनमेंट आपकी तरफ काम करना चाहिए, तभी जाके आप आगे निकल सकते हैं। यानी आप जैसे जो लोग हैं उनको देख के भी लोग थोड़ा लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। जी, थैंक यू। आपने एक निनाद फाउंडेशन भी शुरू किया है, क्या उद्देश्य है और कैसे उसको कर रही हैं? जी, निनाद फाउंडेशन एक्चुअली बात यह है कि जब हम सीख रहे थे, अभी कोई कलाकार जब अपना कला को सीखते हैं, तभी उसके मन में बचपन से ही अगर वो सीरियसली उसके लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तब उसके मन में कुछ होता है कि मैं जो सीखी हूँ, मेरा जो धारा है, मेरा जो स्टाइल है, उसको आगे कोई लेके आगे बढ़े। उसको लेके आगे बढ़ने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ही मेरी कला खत्म हो जाएगी, तो ये तो कोई नहीं चाहता है। तो निनाद फाउंडेशन या कोई भी एकेडमी जब भी कोई मतलब ऐसे मेरे मन में तभी आया था कि कुछ अपने वो आगे की जनरेशन की तरफ उसको सिखाए, उसको लेके मतलब सिखाने के अंदर अंदर सीखना भी होता है। मतलब टीचिंग इज अ काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। तो इसीलिए जब मैं सिखा रही थी, वो सिखाना ही और नेक्स्ट जनरेशन को एंड उसको मतलब कथक की तरफ आकृष्ट करना या म्यूजिक की तरफ, इंडियन कल्चर की तरफ करना, वो मेरा एक रहा है निनाद फाउंडेशन के पीछे। और इसमें मैं बोलती हूँ कि कुछ एनजीओ का ये मतलब ये रजिस्टर्ड है, तो कुछ जो मतलब एकदम जो नीडी काइंड ऑफ जो एनजीओ मतलब इसमें स्टूडेंट्स है, जो उसका जो दुस्त है, तो उन लोगों को भी जाके मैं सिखाती हूँ, या मेरे इस फाउंडेशन से मेरे टीचर्स जो है वो लोग जाके सिखाते हैं। डांस में या म्यूजिक में भी वोकल भी सिखाया जाता है। तो ऐसे 2-3 स्कूल्स गुड़गांव में जो है, उन लोगों को मैं सिखा रही हूँ अभी बच्चों को। और वो लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। और मेरी फाउंडेशन की तरफ से तो रेगुलर फेस्टिवल्स और वर्कशॉप्स का भी होता है ऑर्गेनाइज। अच्छा। तो चलते चलते आखिरी सवाल जी, आपने कभी एक्टिंग के लिए ट्राई नहीं किया? एक्टिंग के लिए मैं इसमें आपको एक बताती हूँ कि मैंने बचपन नहीं, जब कॉलेज में पढ़ती थी, मैं
सत्यदेव दुबे जो मतलब नाना पाटेकर जी की गुरु है, तो उनके इसमें आई थी, उनके वर्कशॉप की थी 4 दिन के लिए। बहुत ही अच्छा वर्कशॉप थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोले थे कि आप चलो मेरे एक सीरियल में, तभी सीरियल कुछ हो रहा था तो उसमें काम करना है। तो पर मैं आप बोला गई नहीं? मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है। अच्छा। माय फादर नहीं, एंड जी। नहीं और तो नहीं तो हो सकता हम लोग आपको फिल्मों में देख रहे होते। नहीं, वो पता नहीं। मेरे तो बहुत ही मन है, बहुत ही बन रहा है एक्टिंग के लिए। और मैं डांस तो जहाँ पे सीखी वहाँ पे एक्टिंग का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन है। कैलकाटा की बहुत ही एक्टिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ग्रुप है। पर सच में मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं। पर आप बोलने के बाद मैं कभी, हो सकता है कि दिल्ली में मेरे कोई दोस्त है जो लोग इंटरेस्टेड है, बोलते हैं, मैं बोलूँ जी, बहुत ही, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत इंस्पायरिंग बातें की है आपने। एक्टिंग मेरे बहुत दिल के करीब है, इसीलिए क्योंकि डांस में भी एक्टिंग बहुत होता है, अभिनय तो है। जी। तो बहुत शुक्रिया नैनिका जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और साथियों, आपने बातचीत सुनी। नैनिका जी तमाम मुश्किलों के साथ जिस तरीके से कला को आगे बढ़ा रही हैं, एक चैलेंज है उनके लिए और आप लोगों के लिए भी, कि कभी भी किसी भी मुश्किल में हारने का नहीं है, हर मुश्किल में लड़ने का है, मुस्कुराते रहना है और मुश्किलों का सामना करना है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का, और नैनिका जी आपका खास तौर पे बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।